बात बहुत पुरानी है। किसी पर्वत के तलहटी इलाके में रामेश्वरपुर नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव के मुखिया थे रामेश्वर काका। सभी गांववासी रामेश्वर काका की बहुत इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझाव को पूरी तरह मानते थे। रामेश्वर काका की एक ही संतान थी, चंदा। 16-17 साल की उम्र में चंदा का नटखटापन गया नहीं था। वो बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी शर्मिलापन नजर नहीं आता था। हाँ, पर उसके चेहरे से भोलापन साफ साफ झलकता था। उस समय हर माँ बाप की एक ही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी को अच्छे से अच्छा घर मिल जाए और अपने ससुराल में खुश रहे। रामेश्वर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांव में लड़का ढूंढना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रामेश्वर काका के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नदेश उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नदेश देखने में बहुत ही सीधा सादा और सुंदर युवक था। वो रामेश्वर काका को पूरी तरह भा गया था। खैर, शादी हुई और रामेश्वर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीने चंदा के साथ बिताने के बाद नदेश भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नदेश को समझाया कि कमाना भी जरूरी है और 5-6 महीने की तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर पर आना है, तब तक मैं आपका नजरे बिछाए इंतजार कर लूंगी। कोलकाता पहुंचने पर नदेश ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता। वो जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद आती। नदेश की ये बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये 5 मित्र उसके अच्छे दोस्त थे। नदेश दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतपन का बखान करता था। 5 मित्र चंदा के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नदेश से कहते थे कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नदेश कहता कि मैं खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे मिलूं। और अब नदेश के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे नदेश पूरी तरह अनजान था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नदेश से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसे अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते बाद उसे वापस छोड़ आना। पर नदेश अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता है कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी माँ और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन नदेश की बेकरारी को और बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नदेश का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नदेश के 5 दोस्तों ने नदेश से कहा कि चलो हम लोग भी तुम्हारे गांव चलते हैं। नदेश अभी कुछ समझ पाता या कह पाता, अब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार टेंशन मत लो, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है, इसीलिए गांव आ गया और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाता में पैदा हुए और कोलकाता को ही अपना घर बना लिया। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव की आबो हवा का आनंद ले। नदेश तो घर जाने के लिए बेकरार था ही, उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे ही दिन नदेश अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके में इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई और अनजाना चला जाए तो वो जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नदेशर अपने 5 दोस्तों के साथ गांव के पास एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया।
इस स्टेशन से उसका गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी ना थी। जंगल में चलते चलते बने उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नदेश्वर से निकेश ने पूछा कि भाई नदेश्वर, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो नदेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा कि यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नदेश्वर की बात सुनते ही निकेश हाफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नदेश्वर ने कहा कि यार अब हम लोग पहुंच ही गए हैं, अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा। पर नदेश्वर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नदेश बेचारा क्या कर दे, उसे भी रुकना पड़ा। नदेश्वर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी सी साड़ी और साथ ही कुछ और चीज़ें निकालते हुए कहा कि यार नदेश, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नदेश्वर ने कहा कि यारो इसकी क्या ज़रूरत थी। पर निकेश ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नदेश्वर से कहा कि यार नदेश्वर, क्यों ना भाभी को सरप्राइज दिया जाए। एक काम करें, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ, हम लोग भी यहीं हैं, भाभी को ये सब उपहार दे देंगे। उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला नरेश हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर बढ़ता गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आया। फिर क्या था, चंदा से वो 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक से उनके तेवर ही थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और नादेश्वर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नदेश्वर के पास पूरी तरह सख्ती से खड़े हो गए। चंदा और नदेश्वर कुछ समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने दांत भींचते हुए तेज आवाज में नदेश्वर से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर शादी कर लिए। उसकी बात सुनकर नदेश्वर ने भोलेपन से कहा कि नितेश भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी, और जब मैं घर आया तो यहाँ माँ बाबू ने शादी करा दिया। भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। पर नादेश्वर की इन भोली बातों का इन 5 दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 नादेश्वर को कसकर पकड़ लिए थे और 3 चंदा का चिढ़ान करने लगे। अभी नादेश्वर या चंदा चिल्लाकर आवाज़ लगा पाते इससे पहले ही उन दोनों के मुंह में कपड़ा ठूर दिए गए। फिर निवस्त्र चंदा और घनेश्वर को उठाकर वो लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन दोनों ने नादेश्वर की हत्या कर दी और चंदा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वो 5 नरपिशाच घंटों तक चंदा को दागदार करते रहे। वो चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर इन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में अपनी वाली करने के बाद उन 5 ने चंदा को भी मौत के घाट उतार दिया। वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढक कर आग लगा दिए। आग लगाने के बाद 5 दोस्त जिधर से आए थे उधर ही भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे चंदा और नदेश्वर के जिस्म। सब कुछ सुहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी लंठे में जंगल में आग लगा दिया करता था। रात तक जब चंदा और नदेश्वर घर नहीं आए तो नदेश्वर के पिताजी ने नदेश्वर के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को नदेश्वर के पिताजी और उनके कुछ पड़ोसी मसाल लेकर चंदा और नदेश्वर को खोजने निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती, थोड़ी बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं चला। अब नादेश्वर के माँ बाप
और गांव वालों को लगने लगा कि नदेश्वर अपनी बीवी को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अगर बाबू को बताकर ले जाएगा तो वो ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नदेश्वर कहाँ रहता था, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी नदेश्वर के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब नदेश्वर के माता पिता बिना नदेश्वर और चंदा के जीना सीख गए। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ ये था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़ गए थे और वो इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वो दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब और डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वो भी पीछे पीछे हो ली। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहां से मैं लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ी होकर उस पर नज़र रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहाँ निकेश के अलावा कोई था ही नहीं। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश भैया पागल तो नहीं हो गए। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी, पर किसकी थी ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वो छाया चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर ये बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुसुक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास जुटे लोग सत्ते में आ गए और पूरी तरह से डर गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वो ये बयां कर रहा था कि उसके साथ जो हुआ है वो किसी इंसान ने नहीं, प्रेत भूत की ही किया हुआ है। बस ये कहानी यहीं समाप्त होती है। किसने मारा था निकेश को और उसके अन्य 4 दोस्तों का क्या होगा, ये जानने के लिए हम अगला भाग लाएंगे। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चाहते हैं अगर इसका अगला भाग आए तो कमेंट में लिख दीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।